बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन ई से नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पोर्शन है साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। पहले हमने साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन किया था। साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग में से क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज़ जेरेंटोलॉजी एंड जेरियाट्रिक्स। अब क्या होता है बेसिकली, जेरेंटोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम फिज़िकल, मेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स देखते हैं और इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि एक पर्सन एज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब एजिंग हो रही है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके फिज़िकली क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेंटली वो किन चीज़ों का सामना कर रहा है, उसमें कौन सी डिजीज़ वगैरह आ रही हैं जिनकी प्रेवलेंस विद पैसेज ऑफ एज ज़्यादा हो रही है, या सोशल एस्पेक्ट्स एक पर्सन के लाइफ पे क्या होते हैं विद रेफरेंस टू एजिंग। अब जो मॉड्यूलर सिस्टम आया है ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उधर एजिंग का सेक्शन अलग बना हुआ है और सारे उन्होंने चेंजेस को ना अलग से लाइक उनके मॉड्यूल के साथ हर मॉड्यूल वाइज एजिंग ऐड की हुई है। हमारे थर्ड ईयर के लेवल पे इसमें से यही क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में अब तक यही आया हुआ है कि जेरेंटोलॉजी एंड जेरियाट्रिक्स क्या है साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग में से। तो इस नोट्स में मैंने इसलिए सिर्फ यही मेंशन किया। अब ये हो गया जेरेंटोलॉजी कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है जो कि फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग को देखती है। और जेरियाट्रिक्स क्या है कि एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है दैट स्पेसिफिकली फोकस ऑन हेल्थ एंड केयर ऑफ एल्डरली पीपल। इसमें आपने एल्डरली पीपल जो एजड पीपल हैं उनको उनकी हेल्थ पे फोकस करना है, उनको केयर प्रोवाइड करनी है। देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस बड़ा है लेकिन वो वर्ड्स में आपको बहुत माइन्यूट सा लग रहा है। एक एजड पर्सन है, उसको जब आप स्पेशली उसको फोकस करते हो मेडिसिन की ब्रांच में, तो आप देख रहे होते हो कि आपने उसको क्या केयर प्रोवाइड करनी है। और जो जेरेंटोलॉजी है ना, उसमें वो सारी चीज़ें आपने पहले स्टडी कर ली हुई हैं जिनकी मदद से ये केयर प्रोवाइड हो रही है। लाइक आपने देखा था कि एक इंसान में फ़िज़िकली क्या चेंजेस आते हैं विद पैसेज ऑफ एज, वो आपने जेरेंटोलॉजी में देखा। आपने देखा कि मेंटली क्या चेंजेस आ रहे हैं, सोशली क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारा आपने ऊपर देखा। अब जेरियाट्रिक्स में आप क्या करते हैं कि आप वो अप्लाई कर रहे होते हैं काइंड ऑफ कि मेडिसिन के फील्ड में अब आप उस चीज़ को, उस सारे नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं टू फोकस ऑन हेल्थ एंड केयर ऑफ एल्डरली पीपल। इसका क्या है, इट फोकसेज ऑन मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, या मेनली एजिंग के मेडिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। मेडिकल एस्पेक्ट्स में ये सारा कुछ ही आ रहा था लेकिन इट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के उसको अप्लाई करने पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टिग्मा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इसको पहले भी करवा चुकी हूँ एक वीडियो में, अब मुझे याद नहीं किस सेक्शन के साथ मैंने कराया था। लेकिन स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा हम लोग किसी भी अपनी सोसाइटी में किसी ऐसी चीज़ को जिसको हम एक मार्क ऑफ डिसग्रेस समझते हैं, किसी इंसान में वो चीज़ हो तो हम उसको एक शेमफुल डिफरेंस समझते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे बात करने से आप हेजिटेट करें, वो सारे स्टिग्मा में काउंट होती हैं। लाइक इनफर्टिलिटी को स्टिग्मा कंसीडर किया जाता है। किसी को फिजिकली कोई डिफॉर्मिटी है, कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर है, कुछ भी है, तो उसको स्टिग्मा में कंसीडर कर रहे होते हैं हम कि उस चीज़ को वो इंसान एक अपने आप को लगता है उसको कि एक वो डिसग्रेस का उसके लिए वो मार्क है, उसको कह लें कि एक शर्मनाक डिफरेंस है उसके लिए दूसरे लोगों से। और जैसे या फिर मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे मेंसेस की जगह मेंस्ट्रुएशन सही वर्ड आएगा कि डिले इन द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो अब स्टिग्मा हमने क्यों पढ़ना है कि स्टिग्मा क्या होता है। बीइंग अ डॉक्टर यू आर कंसर्न विद रिमूविंग ऑल सच स्टिग्मा फ्रॉम द सोसाइटी एंड मेनली बीइंग अ पब्लिक हेल्थ वर्कर। हम जो डिफरेंट अवेयरनेस कंपेन्स की जाती हैं, जैसे आजकल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो इस चीज़ को ना एक बहुत स्टिग्मेटाइज किया जाता था, एक वो कि आप इस चीज़ पे इस तरह ओपनली बात नहीं कर सकते ना। और इस सारी चीज़ों से क्या होता है कि ट्रीटमेंट डिले होती है। किसी भी चीज़ को अगर आप स्टिग्मा कंसिडर करते हो तो आप वो जाके किसी दूसरे को वो नहीं बताते, आप इस डर से नहीं बताते कि पता नहीं वो क्या समझेगा कि इसको ये मसला है। जैसे इसमें है ना कि आप उसको वो एक मार्क ऑफ डिस्ग्रेस समझ रहे हो, इनफर्टिलिटी है तो आप उस पर बात नहीं करोगे। किसी को आपके ब्रेस्ट में कोई लंप है आप उस पर बात नहीं करोगे, आप उसमें अनकम्फर्टेबल फील करते हो। तो स्टिग्मा को कम कैसे किया जाता है, हम डिफरेंट डीस्टिग्मेटाइजेशन या डीस्टिग्मेटाइजिंग कंपेन्स करते हैं। इसमें नेक्स्ट मेंशन भी होगा, यहाँ पे आ गया। क्या है कि स्टिग्मा कैन डिले डिटेक्शन ऑफ इलनेस। जिस चीज़ पे आप बात नहीं करना चाह रहे, आप दूसरों को बताना नहीं चाह रहे, आप खुद इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप उस पर बात नहीं करोगे तो आपकी डिटेक्शन ऑफ इलनेस या आपकी ट्रीटमेंट में डिले होगा। यूज़ ऑफ मीडिया लॉन्चिंग डीस्टिग्मेटाइजिंग कंपेन्स एंड इंटीग्रेटिंग देयर केयर इन जनरल हेल्थ सेटिंग आर सम मेथड्स टू डील विद स्टिग्मा।
स्टिग्मा को हमने कैसे डील करना है, उसके मेथड्स हैं और इसकी डेफिनेशन एज इट इज़ आपने याद करनी है। स्टिग्मा इज़ डिफाइंड एज अ मार्क ऑफ डिस्ग्रेस, ये मोहद्दत राना की वर्डिंग ही है, एज इट is defined as a mark of disgrace or a shameful difference. For example, infertility, physical deformity, delays in the onset of menstruation. Stigmatized people are rejected by the society and are more at risk of depression and other mental illnesses. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि जो स्टिग्मेटाइज पीपल होते हैं वो डिप्रेशन का रिस्क उनमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पोर्शन है स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसमें सबसे पहले है नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब बिहेवियरल साइंसेज में हम मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर आप कह लेंगे बिहेवियरल साइंसेज में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल की तरफ ही जाते हैं। अगर आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें ना फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स भी, तो वो साइकेट्री में आता है। जब BS पढ़ रहे हैं हम तो नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज पे हम फोकस करें। हमने बिल्कुल स्टार्ट में सेक्शन ए में हमने पढ़ा था नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज, वो इंटरवेंशंस वहाँ पे भी हमने पढ़ी थी, जहाँ पे हम विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कम्युनिकेशन स्किल्स कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स या डिज़ास्टर मैनेजमेंट था वहाँ पे, और काउंसलिंग वगैरह, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस थी। अब यहाँ पे ही इसी तरह एक चीज़ आ रही है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। इसमें सबसे पहले क्या है कि इम्प्रूव करें टाइम मैनेजमेंट को। ये स्ट्रेस तो इतना कॉमन वर्ड हो गया ना, अब हर छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे नहीं हमें बहुत टेंशन हो रही है, हमें बहुत स्ट्रेस हो रही है, मतलब कि हमने इस वर्ड को ना बहुत कॉमन सा बना लिया, और जिसको ना भी होती है उसको भी मेरे ख्याल से सुन सुन के होने लग जाती है। छोटे से बच्चे, ज़रा सा कोई टेस्ट आ गया तो 9th-10th के बच्चे को कह रहे हो कि मुझे तो बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। तो बीइंग अ स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट्स जिनमें आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पाई जाती है, एक्चुअल में होता है डिप्रेशन और स्ट्रेस। तो ये हम अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आप सेल्फ अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, अपना एक स्केड्यूल सेट करें, अपने टाइम को खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक टाइम मैनेजमेंट हो आपके हर चीज़ में, एक ऑर्डरली वे में आप लेके चलें और टाइम मैनेज करें। परस्यू पर्सनल एंड वोकेशनल एक्टिविटीज़। आपका जैसे भी रूटीन है बहुत हेक्टिक भी है तो खुद आपने मैनेज करके उसमें से अपना पर्सनल टाइम निकालना है। वोकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, हॉबीज़ के लिए, थोड़ा घूमने फिरने के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम आपने खुद निकालना है। हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, चीज़ों को बहुत लाइटली लें, हंसी मजाक में लें, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी होनी चाहिए आपकी। एक्सप्लोर पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। जिस इंसान को एक ज़िंदगी का मकसद नज़र आ रहा हो ना, जिसे कहते हैं कि जीने का एक मकसद हो, एक पर्पस हो उसके पास, उसको स्ट्रेस और ये बाकी चीज़ें लाइक डिप्रेशन वगैरह बहुत कम होता है। उसने अपने मेन उस चीज़ पे फोकस किया होता है, गोल पे फोकस किया होता है, तो वो छोटे मोटे कह लें कि परेशानियों से इतना नहीं घबराते लोग। इंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ सच एज प्रेइंग, नमाज़ पढ़ें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, और दिलों का सुकून तो ज़ाहिर है नमाज में ही है। हेल्प अदर्स इन एनी वे यू कैन, दूसरों की जितने पॉसिबल हो आपसे इजीली उतनी मदद करें। आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपको वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। अनटिल एंड अनलेस आप उनसे उम्मीद ना कोई लगाएं कि आपको भी कोई पे बैक करेगा, जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करें, उनसे उम्मीदें बिल्कुल ना लगाएं। देन है क्लैरिफाई वैल्यूज़, देन है इंक्रीज असर्टिवनेस, कल्टिवेट सोशल सपोर्ट सिस्टम, रिड्यूस एक्सपोजर टू अननेसेसरी स्ट्रेसेस। क्लैरिफाई वैल्यूज़, आपकी अपने जो इक़दार, आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपको के माइंड में क्लियर कट होने चाहिए। इसमें एक ये भी आ रहा था जो मैंने वैसे ही आपको कहा था ना कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो उनसे ना इतने उम्मीद लगाएं कि वो भी करेंगे। आप वो भी चीज़ आ रही थी क्लैरिफाई वैल्यूज़ में। उसके अलावा कि आप खुद एक अच्छा इंसान बने, आपके खुद एक आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने करना है, ये सही है, ये गलत है, किसके साथ मेरा कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो आपकी अपनी वैल्यूज़ आपके माइंड में क्लियर कट हो। देन है असर्टिवनेस हो, हाजिर जवाबी हो आप में, चीज़ों को पॉजिटिवली लें, एक सोशल सपोर्ट सिस्टम अपना बिल्ड करें, लोगों के साथ आपका अच्छा बिहेवियर होगा तो ही आपका एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होगा। सपोर्ट सिस्टम फर्स्ट कम्स विद योर फैमिली, कि आपके अपनी फैमिली में आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों आपके फ्रेंड्स के साथ, और जितने भी लोग हैं जिनके साथ अगर आप अच्छे से बिहेव करें तो वो भी आपसे अच्छे से ही बात करेंगे, अच्छे से ही बिहेव करेंगे। देन है जो अननेसेसरी स्ट्रेसेस हैं ना उनको रिड्यूस करें। अपना खुद जानबूझ के बिला वजह हर चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लाइक कह लें कि आपको वो टेंशन उनकी होती ही है। कोई किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ हो गई तो उसकी स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है।
जो अनअवॉइडेबल है। लेकिन बिला वजह ही किसी चीज़ का खुद सेल्फ क्रिएटेड टेंशन्स अगर हम क्रिएट करें तो दैट्स अ नेगेटिव थिंग। तो आपने खुद अननेसेसरी स्ट्रेसर्स को, एक्सपोजर को खुद रिड्यूस करना है। तो ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के। वीडियो लेंथी होगी, बाकी मैं नेक्स्ट में करवाती हूँ।